ओके, हम स्टार्ट करते हैं। हम अपने लास्ट लेक्चर में करिकुलम की डेफिनेशंस, उसके कंपोनेंट्स और कुछ स्टेजेस थे करिकुलम डिज़ाइन करने के। उसके अलावा कुछ टर्म्स थी वो डिस्कस कर चुके हैं। उसके फेजेस को हमने देख लिया था। उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कैटेगरीज हमने डिस्कस कर ली थी कि जो करिकुलम होता है वो दो किस्म की कैटेगरीज में होता है, प्रोडक्ट और प्रोसेस में। तो जो उसका प्रोडक्ट मॉडल होता है वो एक्चुअल में कहलाता है जो हमारी जो बिल्कुल ओवरऑल या लास्ट जो हमारा आइटम होता है, रिजल्ट्स होते हैं, हमारी इवेलुएशन रिपोर्ट होती है, वो चीज़ जो होती है वो प्रोडक्ट कहलाती है। ठीक है। एट द एंड हम जो स्टूडेंट को टीच करने के बाद, करिकुलम इम्प्लीमेंट करने के बाद, टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट्स डिज़ाइन करते हैं वो एक्चुअल में हमारे उस करिकुलम का जो होता है प्रोडक्ट होती है, उसके आउटकम्स होती है। तो इसलिए प्रोडक्ट मॉडल भी करिकुलम को कहा जाता है, क्योंकि ये एक किस्म की हमारी जो भी है असेसमेंट जो भी है उसको वो करती है, उस पे फ़ोकस करती है। उसके अलावा प्रोसेस भी कहा जाता है इसे, क्योंकि जो भी हमारी डेवलपमेंट करिकुलम में हो रही है या करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हो रही है डेवलपमेंट लर्निंग की, तो टाइम टू टाइम, ओवर टाइम उसी चीज़ को वो चेक कर रही होती है, असेस कर रही होती है कि कैसे हो रही है ये लर्निंग या ये डेवलपमेंट कैसे हो रही है, तो प्रोसेस कहलाता है। तो अगर इन दोनों नामों को देखा जाए तो करिकुलम में ये बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि करिकुलम में 2 तरह की इवैल्यूएशन होती है, एक सम्मेटिव और एक फॉर्मेटिव। करिकुलम 2 तरह से इवैल्यूएशन का ज़्यादा अहम रोल है इसमें, सम्मेटिव एंड फॉर्मेटिव की। जो प्रोडक्ट मॉडल है वो सम्मेटिव इवैल्यूएशन को शो कर रहा है, जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट हो गई, आपका आउटपुट हो गया, आउटकम हो गई, उसे सम्मेटिव शो कर रहा है, उसे प्रोडक्ट मॉडल कह रहे हैं ये। और जो आपकी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, जो कि आप अपने ड्यूरिंग द लर्निंग कर रहे हैं या ड्यूरिंग करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाएगी करिकुलम डेवलपमेंट की। ठीक है? यानी आपने याद रखना है करिकुलम में जो बेसिकली जिस इवैल्यूएशन का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है प्ले करती है वो है सम्मेटिव और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। करिकुलम की जो फाउंडेशंस हैं वो, अब फाउंडेशंस जो होती हैं वो बेसिकली होती क्या हैं? फाउंडेशंस जो होती हैं वो बेसिस है जिसकी जिस पर हम लोग ये मतलब किसी भी चीज़ की कोई बेस, उसे फाउंडेशन कहते हैं। ठीक है। अब इसे आप ये भी समझ लें कि हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम में जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी इंडेवर्स हैं या जो कंसिडरेशंस हैं जिनको देखते हुए हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, जो करिकुलम डिज़ाइन करते हैं वो कौन-कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम सामने रखते हैं। तो उनमें सबसे पहले जो है वो फिलॉसफिकल फाउंडेशंस, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस, साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस और हिस्टोरिकल फाउंडेशंस हैं। ठीक है। तो अब वन बाय वन हम इनको देखेंगे कि ये फाउंडेशंस जो हैं इनका एक्चुअल में करिकुलम में क्या रोल है। स्टूडेंट्स अब जॉइन कर रहे हैं, 15 मिनट हो गए हैं जब। अब मुझे डिस्टरबेंस होती है क्योंकि मैं अगर वहाँ से अपना माइक ऑन रखती हूँ तो वो बार-बार टून होती है। अच्छा जी, अब हम लोग कर रहे हैं फिलॉसफिकल फाउंडेशन के बारे में, कि फिलॉसफिकल फाउंडेशंस जो होती हैं बेसिकली क्या होती हैं। आपको पता है कि फिलॉसफी जो होती है वो हमारा अपना ओवरऑल पर्सनैलिटी या हमारा पर्सनल सिस्टम होता है, हमारे बिलीफ्स, हमारे वैल्यूज़, ठीक है? उनको हैंडल करना फिलॉसफी कहलाता है, या हेल्प आउट करते हैं फिलॉसफी हमारे जो पर्सनल सिस्टम है उसको हैंडल करने में। तो जो फिलॉसफिकल फाउंडेशंस में, ओके, फिलॉसफिकल फाउंडेशन में ये डिटेल में आप एजुकेशनल फिलॉसफी में ये जो पूरा टॉपिक है वो डिटेल में पढ़ेंगे।
इनमें वही चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उन्हीं का इंट्रोडक्शन ही होता है इस फाउंडेशन में, उन्हीं थियरीज़ को, उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम करिकुलम में डिसाइड करते हैं कि जो हमारा करिकुलम है, वो फिलॉसफिकली या फिलॉसफिकल बेसिस पर कैसा होना चाहिए। अब उनमें कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, वही जो हमने फिलॉसफीज़ पढ़ते हैं हम, आइडियलिज़्म, रियलिज़्म, एक्जिस्टेंशियलिज़्म, प्रैग्मैटिज़्म, इसेंशियलिज्म, पैरानिज्म, रिकंस्ट्रक्शनिज्म, ये तमाम जो फिलॉसफीज़ हैं, ठीक है? उन तमाम जो फिलॉसफीज़ हैं, थियरीज़ हैं, उन तमाम को स्टडी करने के बाद उन्हीं की बेसिस पे हम करिकुलम डिसाइड करते हैं। तो वो वाला जो एस्पेक्ट होता है, वो फिलॉसफिकल एस्पेक्ट कहलाता है किसी भी करिकुलम का, ठीक है? ये आपको क्लियर है फिलॉसफिकल, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने नहीं करना, आपने एज़ अ करिकुलम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने फिलॉसफिकल फाउंडेशन को माइंड में रखना है कि फिलॉसफिकल जो इसकी फाउंडेशन है, वो कहाँ पर रोल प्ले करती है करिकुलम डेवलप करने में, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन आपको नाम से पता है, हमारे सोसाइटी, ठीक है, जितने भी हमारे सोशल पार्ट्स हैं, हमारे जो भी सोसाइटी की एग्जिस्टेंस है, उन चीज़ों पर बेस करता है, ठीक है। हमने अपने तमाम सोशियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको सामने रखते हुए हमने करिकुलम डिज़ाइन करना है। तो अब हमारे ज़ाहिर सी बात है, किसी भी जगह करिकुलम है वो फुल सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। हम जहाँ जैसा करिकुलम डिज़ाइन करेंगे, वही चीज़ जो है हमारे जो सोसाइटी को रिप्रेज़ेंट करेगी। हम स्टूडेंट को जो चीज़ टीच करेंगे, वही चीज़ें स्टूडेंट जाके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और फिर सोसाइटी का जो रुख है वो उसी तरफ जाएगा। तो एक करिकुलम पर डिपेंड करती है सारी चीज़ें। तो ज़ाहिर-सी बात है हम करिकुलम ऐसा नहीं रखेंगे जो कि हमारी सोसाइटी, हमारी फ़िलॉसफ़ी, ठीक है, हमारे जितने भी ये सारे एस्पेक्ट्स हैं साइकोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, इन तमाम से बिल्कुल ऑपोज़िट हो। हम कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम उन फ़िलॉसफ़ीज़ को जो हमारी ओल्ड हैं, उन तमाम फ़िलॉसफ़ीज़ को स्टडी करेंगे और उनको बेस बनाकर, उनको फ़ाउंडेशन बना के हम करिकुलम डेवलप करेंगे। इसी तरह सोशियोलॉजिकल फ़ाउंडेशन का है कि आप अपनी सोसाइटी को देखते हुए, ठीक है, अपनी सोसाइटी को सामने रखते हुए आप अपने करिकुलम को शेप देंगे, ठीक है, करिकुलम को फॉर्म करेंगे और फिर उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी जो है एक बहुत अहम पार्ट है, और जो करिकुलम है वो हमारी पूरी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है, पूरी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है। तो इसलिए करिकुलम को डिज़ाइन करने से पहले हमें उसका जो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है, इसको भी पार्ट बनाना होता है करिकुलम डेवलपमेंट का। उसके बाद हम आ जाते हैं साइकोलॉजिकल फाउंडेशन की तरफ। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन आपको पता है कि इसका कंसर्न ज़्यादातर ये होता है कि जो हमारे लर्नर हैं, वो उनकी लर्नर भी हो गए, इसमें टीचर भी शामिल है, क्योंकि करिकुलम डेवलप करते हुए सिर्फ एक चीज़ को नहीं देखा जाता, उसमें टीचर, लर्नर और लर्निंग प्रोसेस, सिचुएशन सब कुछ देखी जाती है। तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में सिर्फ लर्नर का ही साइकी इन्वॉल्व नहीं हो रही, वहाँ पर टीचर को भी साइकोलॉजिकली, यानी टीचर का भी को भी की भी स्टडी शामिल होती है। तो इसमें क्या-क्या है, इसमें कंसर्न ज़्यादातर इन्हीं क्वेश्चंस का होता है कि लोग जो हैं वो कैसे लर्न करेंगे, ठीक है? तो यानी उनकी जो कैपेसिटी है वो क्या है? वो उन चीज़ों को जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है वो किस तरीके से अंडरस्टैंडेबल होगा लर्नर्स के लिए और कैसे टीचेबल होगा टीचर्स के लिए। तो इसीलिए साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में जितनी भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और साइकोलॉजिकल जो भी थ्योरीज़ हैं, उन तमाम को मद्देनज़र रखते हुए, उन तमाम को देखते हुए हम अपने करिकुलम की फाउंडेशन डिसाइड करते हैं। तो ये सिंपली साइकोलॉजी है और आपको पता है साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है करिकुलम डेवलप करते हुए। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, ma'am. ओके, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट जो इसका पढ़ने जा रहे हैं वो है हिस्टोरिकल फाउंडेशंस। ज़ाहिर-सी बात है, मैंने सोशियोलॉजिकल को एक्सप्लेन करते हुए आपको बताया था कि हम कोई भी करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं,
करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, तो हम हर एस्पेक्ट हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। तो हमारा जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी जो हिस्ट्रीज़ हैं, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो और आपको पता है कि जो हिस्ट्री होती है, वो हमारे लिए सिर्फ़ इसीलिए इम्पोर्टेंट नहीं होती कि हमें हमारा पास्ट बताती है, वो हमें इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है कि हम अपना फ्यूचर भी डिसाइड करते हैं उसी की बेस पे, और हमें हेल्प आउट भी करती है फ्यूचर डिसाइड करने में। और हमारे प्रेजेंट की जो वीकनेसेस हैं, हम उसको भी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखते हुए ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए करिकुलम डेवलपमेंट जो करिकुलम है, करिकुलम का असल पर्पस भी यही होता है कि डेवलपमेंट, ठीक है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या हम किसी भी जहाँ का भी हम करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं, वहाँ की डेवलपमेंट उसका पर्पस होता है। और डेवलपमेंट तभी पॉसिबल होती है जब हम जो है अपने बेस को, अपनी बुनियाद को देखते हुए आगे जाएँ, अपने पिछले एक्सपीरियंसेस को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ें, और ताकि पास्ट में होने वाली हम गलतियों को ना दोहरा सकें। तो इसलिए हमें अपने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को भी करिकुलम डिज़ाइन करते हुए अपना बेस बनाना होता है, ठीक है? तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स जो हैं हमारे बेसिकली सिंपल यही है कि ये स्टूडेंट्स को जो भी स्टूडेंट या टीचर को जो भी पास्ट में होने वाले इवेंट्स थे, जो भी प्रॉब्लम थे, जो फेस हो किए जा चुके हैं पहले हमारे सोसाइटी में, तो उन तमाम से अवेयरनेस प्रोवाइड करना इसका पर्पस होता है। और दूसरा कि आइंदा आने वाली प्रॉब्लम्स से किस तरह निपटना है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए हमें हिस्टोरिकली भी अपने करिकुलम जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, उसको भी फाउंडेशन बनाना होता है अपनी करिकुलम का। क्लियर है ये चारों पॉइंट्स आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछे। किसी को नहीं है तो वो भी बता दे प्रॉब्लम नहीं है, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ स्टूडेंट्स, रही मेरी है आप आवाज़ लोगों आ रही है आप लोगों को? फ़िज़ा, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? काइंडली रिस्पॉन्स करें मुझे। अच्छा, ओके, आ रही है। प्लीज़ मुझे बता दिया करें, अब मुझे वो स्क्रीन भी अपनी वो करनी पड़ी है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्स दे दिया करें, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है अगर मैं बार-बार आप लोगों से ना पूछूँ, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो जाए, मुझे ना पता चले, मैं बोलती रहूँ आप लोगों के साथ। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग मुझे बताएँ कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। ओके, अब मुझे दोबारा फुल स्क्रीन करके आना पड़ेगा, स्लो भी हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ करिकुलम मटेरियल। हमें करिकुलम का मटेरियल सेलेक्ट करना है, तो किन बेसिस पे हम कौन से क्राइटेरियाज़ को सामने रखते हुए हम सिलेक्ट करें। ये जस्ट एक ये क्वेश्चन है आपके अपने माइंड की क्लियरेंस के लिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर इसलिए डालती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, समझ लें कि जब तक हम थ्योरेटिकल जितनी भी एस्पेक्ट हैं उनको क्लियर नहीं करते अपने माइंड में, तो जितने भी ऐसे जेनेरिक क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कोई ऐसी टर्म्स नहीं बताई होती, कोई फिगर्स, कोई टाइप्स नहीं पूछी हुई होती, तो वो वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहने को तो बहुत आसान होते हैं, क्योंकि जब हम उन्हें पढ़ रहे होते हैं तो बहुत नॉर्मल सी बातें होती हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में पूछी जाती हैं तो हम वहाँ पर बहुत परेशान हो जाते हैं, हम फैसला नहीं कर पा रहे होते इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है। हमें वो सारी सही लग रही होती हैं।
जबकि ऐसा नहीं होता। पहले मैं भी यही समझती थी कि वो सारी ये कैसी क्वेश्चंस हैं, इनमें तो सारी ही ऑप्शन सही थी। अब हमारी मर्ज़ी, हम ये लगाएँ, हम वो लगाएँ, हम उस पे एग्री कर रहे हैं। हर एक का अपनी राय होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता था, जब तक पढ़ा नहीं था तब तक ये सोचती, लेकिन जब पढ़ा तो अंदाज़ा हुआ कि वो हमारी अपनी थिंकिंग नहीं होती। जब हम स्टडी कर लेते हैं ना उन चीज़ों को, तो तब हमें आइडिया हो जाता है कि असल में एक्चुअल में जो राइट आंसर है, जो राइट वे है हमें आंसर करने का, वो इनमें से कौन-सा ऑप्शन है। तब हमें बिल्कुल क्लियर होता है, तब हम रॉन्ग डिसाइड ही नहीं करते। तो ये मेरा थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं वो शामिल करने का मकसद भी है कि आपके माइंड में आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ें आएँ। आप जिस तरह आप अपने माइंड में खुद दोहराएँ क्राइटेरिया क्या है, कि आप करिकुलम का जो मटीरियल है वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, किन बेसिस को सामने रखते हुए करेंगे। तो आप ऐसे ज़ुबानी अपने आंसर खुद देने की कोशिश करेंगे। जब जितना देंगे उतना सोचेंगे, आपका माइंड खुलेगा, ज़्यादा जो अल्फ़ाज़ हैं या ज़्यादा जो भी चीज़ें आपकी अंडरस्टैंड की हुई हैं, वो आपके सामने आएँगी। और जितना आप माइंड से निकालेंगे, उतना आपका जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी लर्निंग। फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आप किसी गलत ऑप्शन को ये नहीं कहेंगे कि हमारी राय के मुताबिक ये सही है, तो फिर हमारी भाई यानी क्यों ऐसे क्वेश्चन देते हैं। वो असल में यही होता है कि हमारा हमने पढ़ा नहीं होता और हमारी फिर वो इसीलिए सोच भी हमारी सही नहीं होती। तो अब जो क्राइटेरिया हैं वो मैंने जो मटेरियल दिया हुआ है, नोट्स दिए हुए हैं, उसमें मैंने डिटेल से क्राइटेरियाज़ बता दिए हैं। मैं उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ऐसे जनरली आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि हम किन-किन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हमने जो भी मटीरियल सिलेक्ट करना है, हमने ये देखना है कि वो रिसर्च बेस्ड हो। रिसर्च बेस्ड का मतलब ये है कि मतलब वो ऐसा पॉइंट हो जिस पे रिसर्च भी की जा सकती हो, ठीक है? उसके अलावा ऑलरेडी भी वो रिसर्च हो चुकी हो कि हम उसे ऐसे ना हो कि कोई झूठी-सच्ची बातें हों जो हम अपने करिकुलम के मटीरियल में शामिल कर दें। आपकी रिसर्च बेस्ड हो, आपके पास पूरा एविडेंस हो उसका कि हाँ, वाक़ई ही ऐसा था, कन्फर्मेशन के बाद आप उसे अपने मटीरियल का, करिकुलम का पार्ट बनाएँ। ठीक है? दूसरी चीज़ जो ये होती है कि स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो करिकुलम के। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक नमाज़ का चैप्टर ऐड करने जा रहे हैं, तो जो आपके उसमें फॉर्मेट है, जो मेथड है नमाज़ का, वो तमाम चीज़ें अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हों। ऐसे ना हो कि कुछ चीज़ें उसमें एडिशन की हुई हो, कुछ ये एतराज़ात की उठें और मसाइल पैदा हों। ऐसा ना हो जो आपका यानी कि फुल स्टैंडर्ड्स को फ़ॉलो कर रही हो, सिंपली। उसके बाद जो है उसमें स्टूडेंट की लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू को भी लाज़मी देखा जाए। करिकुलम की सिलेक्शन में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आपको पता है कि बहुत ईज़ी वे है लर्निंग का, कि आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता। तो आपने इसी बेस पे अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो चैप्टर्स हैं, उन्हें डिसाइड करना है, उन्हें करिकुलम का पार्ट बनाना है, ठीक है? जिसमें जो स्टूडेंट की जो भी लर्निंग स्किल्स हो गई, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, यानी वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाए, और उसमें इस टाइप का मटीरियल शामिल करें, जो स्टूडेंट के लर्निंग को काफ़ी टाइम तक रखे, ठीक है? वो कैसी लर्निंग होती है? आपको पता है एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, जस्ट ऐसे थ्योरेटिकल बेस नहीं होती। नेक्स्ट है कि जो स्टूडेंट की ऐसा करिकुलम डिज़ाइन करे या सिलेक्ट करे जो जिसमें स्टूडेंट की के इंटरेस्ट को मद्देनज़र, हर स्टूडेंट के इंटरेस्ट को। ऐसे ना हो कि वो सिर्फ़ बहुत कम स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग हो सिलेबस, बाकी लोगों स्टूडेंट्स के लेवल से भी ऊपर, उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग भी ना हो, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी ना हो। तो सिलेबस को ऐसे कोई एक आध केस तो हो जाता है कि जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है उस साइड पे, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई एक आध केस ऐसा हो जिसका इंटरेस्ट हो, बाकी सारे ऐसे हों जो जिनके लिए ये मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट वाली करिकुलम है ही नहीं, और उनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो आप सामने नहीं ला पा रहे हैं। उसके अलावा आप सबसे पहले यही जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ही होती है कि आपके जो सोर्सेज़ हैं वो प्राइमरी होने चाहिए, आई विटनेस्ड होने चाहिए, किसी भी किस्म के सेकेंडरी सोर्सेज़ यूज़ ना करें, ठीक है? और जो है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होनी चाहिए, यानी आपका जो भी करिकुलम है, आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वो बाकायदा टेक्नोलॉजी से रिलेट करती हों, इंटीग्रेट करती हों, कि आप लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू भी
या एक्टिविटीज़ के थ्रू आप उन्हें करवा सकें, ठीक है? उसके बाद सिंपली वही रेगुलर इंटरवल्स पर आपकी फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट जो हैं, वो भी पार्ट होनी चाहिए करिकुलम का, कि आप जिस तरह 3 से 4 चैप्टर्स के बाद एक पेपर लगा दें, कि ये पेपर अब उसके बाद सॉल्व करना है 3-4 चैप्टर्स की स्टडी के बाद। इसी तरह हर चैप्टर के एंड में जिस तरह एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, तो वो आपकी फॉर्मेटिव कहलाती है। तो वो आपकी फॉर्मेटिव कहलाती हैं, तो वो आपने इंक्लूड रखनी है असेसमेंट। अच्छा जी, उसके अलावा ये है कि यूज़र फ्रेंडली मटेरियल होना चाहिए, टीचर फ्रेंडली भी होना चाहिए। टीचर के लिए ये ना हो कि टीचर के ऊपर लेवल की चीज़ हो, और जो टीचर्स आपने अपॉइंट किए हुए हैं वो उस करिकुलम को टीच ही ना कर सकें, तो आपके लिए नए तरह के मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो और उसके अलावा ये जो है कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है? करिकुलम बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, आपके उसके मुताबिक ही हो। ये जो चीज़ें थी, ये बेसिक्स थी कि आप किन क्राइटेरियाज़ को मद्देनज़र रखते हुए सिलेक्ट कर एक्सक्यूज मी सकते मैम। हैं। जी, कोई क्वेश्चन कर रहा है? जी जी मैम, नेक्स्ट स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैंने अभी रिज्वाइन किया, नेट का इशू था पहले। मैंने नेक्स्ट स्क्रीन की हुई भी नहीं है। मैंने ये वाली स्क्रीन ही की हुई है जो इस वक़्त शो हो रही है, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ करिकुलम मटेरियल, जिसमें फाउंडेशन ऑफ जी करिकुलम है। जी। मैं ये लास्ट पॉइंट है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ करिकुलम मटेरियल, इसी को डिस्कस कर रही थी। अब मैं नेक्स्ट की तरफ जा रही हूँ। ओके। थोड़ा मुझे लगता है मेरी इधर साइड से भी ना काफ़ी देर एक स्लाइडर ने हैंग सा हो जाता है। ओके, इसे ही बड़ा कर देती हूँ थोड़ा सा। ओके, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मेथड्स ऑफ कंटेंट सिलेक्शन। कंटेंट सिलेक्ट करते हुए हमें किन मेथड्स और प्रोसीजर्स को सामने रखना चाहिए? तो ये 4 प्रोसीजर्स हैं। ये देखने में शायद आप लोगों ने कभी ना भी स्टडी की हो, नज़रों से ना भी गुजरे हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंटरव्यू की हम लोग, मैं कहती हूँ टेस्ट की तैयारी तो कुछ भी नहीं है जो इंटरव्यू की तैयारी होती है। इंटरव्यू की तैयारी में ऐसी ऐसी चीज़ें जिन्हें मैं खुद भी ना इग्नोर कर देती थी, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं समझती थी। इंटरव्यू में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए जा रहे थे जो शायद हम जिन पे फोकस भी नहीं करते, तो उनमें ये प्रोसीजर्स भी थे जिनके बारे में पूछा जा रहा था, और मुझे बड़ी हैरत भी हो रही थी कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों को देखना भी नहीं पसंद किया था जो कि इंटरव्यू में ही पूछे जा रहे थे। तो मेथड या प्रोसीजर्स कौन से हैं जिनकी बेस पे आप कंटेंट सिलेक्शन करते हैं, ठीक है? वो तो था क्राइटेरिया, किन किन क्राइटेरियाज को सामने रखना है आपने, ठीक है, जब आपने कोई कंटेंट सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर है कि वो कौन से प्रोसीजर हैं, या वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप कोई कंटेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जजमेंटल प्रोसीजर है, देन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड द कंसेंसुअल प्रोसीजर। अब जजमेंटल प्रोसीजर कौन सा होता है? आपको नाम से पता चल रहा है, जजमेंट, ठीक है? इसमें ये होता है कि जो करिकुलम प्लानर होते हैं, ठीक है, जिन्हों वो आपको उनके फैसले के अकॉर्डिंग आप लोग कंटेंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? अब उन्हीं पर ही आपकी सक्सेस और फेलियर्स होते हैं, ठीक है? ये समझ लें जजमेंटल निकला है तो जज से, ठीक है? अब जो करिकुलम प्लानर हैं, उसको वही बंदा डिसाइड करेगा कि कौन सा वाला जो करिकुलम है या कौन सा मटेरियल जो है वो बेस्ट है, ठीक है? अब वो अपने उस अब जो ये है करिकुलम प्लानर है, उसका विजन बहुत ब्रॉड होना चाहिए, ठीक है? यानी उसे तमाम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के तमाम एक्सपीरियंसेस को, तमाम पोटेंशियलिटीज़ को सामने रखते हुए ये डिसाइड करना चाहिए कि ये जो कंटेंट है, ये सब्जेक्ट मैटर जो है, ये जो मटेरियल है, ये करिकुलम के लिए बहुत अच्छा है। तो आप क्या करेंगे, आपने जो भी कंटेंट सेलेक्ट करना है, आप उसे जजमेंटल प्रोसीजर से के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप करिकुलम प्लानर की राय लें, उस वही आपको डिसाइड करके दे कि ये कंटेंट है और ये आप टीच करें, ये बहुत यूज़फुल होगा, ठीक है? तो ये हो गया जजमेंटल प्रोसीजर। इसमें आप ये जजमेंटल प्रोसीजर में समझिए, जो प्लानर होता है उनकी एक अपनी प्रॉपर टीम होगी जो इस प्रोसीजर को हैंडल करेगी, वही आपको सिलेक्ट करके देगी। अब एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर होता है, ये बाकायदा आपने कुछ रिसर्चेज में
एक्सपेरिमेंटल टाइप की रिसर्च ही एग्जांपल ले लें, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर वो ही है। आप किसी भी अभी कुछ दिन पहले एलएसए स्कूल्स में लार्ज स्केल असेसमेंट हुई थी। तो उसका जो बेसिक पर्पस था वो पर्पस एक किस्म का एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ही था, ये डिसाइड करना कि ये जो कोर्स कंटेंट आया है हमारा, क्या ये स्टूडेंट के लिए इजी है, या स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं। और टीचर से भी वो एक पेपर सोल्व करवाते थे, हर सब्जेक्ट टीचर से जिनका वो पेपर होना होता था। तो उसका भी मकसद ये था कि उन्होंने असेस ये करना था कि जो टीचर हैं क्या वो भी अंडरस्टैंड कर पाई हैं, और स्टूडेंट है वो कितना अंडरस्टैंड कर पाए हैं, और वो कैसे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं पढ़ाने के बाद। तो ये वाला जो प्रोसीजर था सारा, ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर था। उसके बेसिस पर जब रिजल्ट्स आए तो सिलेबस वगैरह या करिकुलम का काम शुरू हुआ। अब हुआ क्या था, लास्ट ईयर जब एलएसए हुआ था, लार्ज स्केल असेसमेंट, अभी ये सिलेबस चेंज होने से पहले, सिलेबस तो अब चेंज हुआ है 3 उसमें पार्ट्स में। तो जो पहले सबसे पहले लास्ट ईयर हुआ था एलएसए, तो उसमें सबने समझा था, गलत अंडरस्टैंड किया, जबकि असल मकसद इसका रिसर्च ही था। रिसर्च बेस्ड काम था वो, कि सिर्फ ये चेक करना कि स्टूडेंट की लेवल, स्टूडेंट और टीचर्स का लेवल क्या है। लेकिन स्टूडेंट और टीचर्स इतने प्रेशर में आ गए थे कि जिन स्कूल्स को सिलेक्ट किया गया था वो असेसमेंट के लिए, वो नाम ही सुन के कि असेसमेंट है, ये लार्ज स्केल असेसमेंट है, वो नाम सुन के उसे पेपर ही समझे, और स्टूडेंट्स भी परेशान हो गए, टीचर्स भी बड़े परेशान हो गए। उन्होंने ना चला भी ऐसे ही, हुआ भी ऐसे ही कि पेपर्स बहुत 2 नंबरी से करवाए गए। टीचर ने भी खुद ऐसे बुक खोल के बस वो पेपर अच्छा अच्छा सोल्व करने की कोशिश की, और स्टूडेंट्स ने भी ऐसे किया। और बाद में उसके रिजल्ट्स क्या हुए कि जब करिकुलम डिज़ाइन होके आया, अब जो न्यू ये जो बुक्स और सिलेबस आए हैं, तो अब इस टीचर्स ये कहते हैं कि इतना मुश्किल सिलेबस आ गया है और बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ये बच्चों के लेवल से ऊंचा है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो उसकी वजह भी यही बनी कि वो जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स अप्लाई किए गए थे, उसमें सब ने जो है उसे बहुत अच्छा अच्छा शो किया, जिससे स्टूडेंट के लेवल को देखते हुए फिर कंटेंट सिलेक्ट किया गया। अब जो असेसमेंट हुई है एलएसए की अभी पिछले दिनों, तो उसका पार्ट मैं भी बनी थी। और जब मुझे ये चीज़ क्लियर हुई और मुझे ये पता भी चला कि पिछले साल ऐसे बनी है सूरत हाल, तो फिर मैं जिस जगह मैं लेने गई थी पेपर, मैंने वहाँ क्लियरली कह दिया था, आप ईमानदारी से करें, टेंशन ना लें, इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा आप लोगों को, ये सिर्फ उनकी अपनी रिसर्च है, वो उसके लिए करेंगे। और फिर उन्होंने ऑनेस्टली ही किया, चाहे आता था, चाहे नहीं आता था, उन्होंने किया है जैसा भी था, ताकि कम से कम उन्हें पता चले लेवल क्या है स्टूडेंट्स का, और फिर हमारा कंटेंट, ये हमारा करिकुलम डिज़ाइन करने में उन्हें हेल्प मिले। वरना तो ज़ाहिर सी बात है वो ऐसा ही डिज़ाइन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो प्रोसीजर जो है, सॉरी, वो समझ आ गया होगा कि इसमें आप डिफरेंट टेस्ट भी अप्लाई करते हैं स्टूडेंट पे। तो जिस तरह मैंने बताया एलएसए में वो असेसमेंट थी, उसमें डिफरेंट टेस्ट या वर्जन्स अप्लाई कर दिए गए थे स्टूडेंट्स पर। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में भी ये है कि आप कंटेंट कुछ टेस्ट अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट्स हैं उनको सामने रखते हुए आप कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। नेक्स्ट है एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आप कुछ डेटा लेते हैं, उसके बाद उनका एनालिसिस करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू। तो एनालिटिकल प्रोसीजर में आप इंटरव्यूज़ के थ्रू डेटा भी ले सकते हैं, ताकि आपको लोगों में जाकर इंटरव्यूज़ करें, उनसे ये पूछें कि उनके इंटरेस्ट पूछें। इससे क्या होगा, कुछ डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करें आप, उनकी एबिलिटीज़ चेक करें, उनका मेंटल लेवल चेक करें। तो तब आपको आइडिया होने लग जाएगा कि इसमें कितनी थिंकिंग पावर है और ये किस टाइप का यानी है लर्निंग एबिलिटीज़ है। तो उनसे इस तरह के डिफरेंट इंटरव्यूज़ कंडक्ट करें। उसके अलावा क्वेश्चनर्स फिल करवा सकते हैं आप, और कुछ डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस भी इसमें शामिल हैं, और कुछ लोगों की ऐसी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी आप डाटा कलेक्ट करें, और फिर उन्हें डिफरेंट मेथड से आप उनका एनालिसिस करें, और उसके बाद उन रिजल्ट्स को सामने रखते हुए आप कंटेंट सेलेक्ट करें। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है एनालिटिकल प्रोसीजर का पार्ट होता है। अब है कॉन्सेंसुअल प्रोसीजर।
अब कॉन्सेंसुअल प्रोसीजर्स कौन से होते हैं, ठीक है? ये कॉन्सेंसुअल जो वर्ड है ये निकला है एक किस्म का किसी की ओपिनियन, ठीक है? किसी की राय, ठीक है? उसको सामने रखते हुए आप जो है कंटेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब जो कॉन्सेंसुअल में ओपिनियन है, अब उसमें ना डिफरेंट तरह के लोग शामिल हो सकते हैं जो आपको ओपिनियंस देंगे, ठीक है? फॉर एग्जांपल आप मशवरा कर लें स्कूल के किसी सब्जेक्ट का करिकुलम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो उसके कंटेंट सेलेक्ट करने के लिए आप उसी सब्जेक्ट के स्कूल के टीचर्स ले लें डिफरेंट स्कूल्स के, ठीक है? उनकी एक टीम बना लें, उसके अलावा आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट ले लें और करिकुलम डेवलपर ले लें। इस तरह के डिफरेंट लोगों को आप इकट्ठा कर लें, उसके बाद उनसे आप बातचीत करें, डिस्कशन करें और उनकी राय लें कि कैसा कंटेंट रखना चाहिए। तो ये सिंपल जो वे है, ये कहलाता है कंसेंसुअल प्रोसीजर्स, ठीक है? अब कंसेंसुअल और जजमेंटल में, अब जजमेंटल में भी यही होता है, फैसला ही शामिल होता है किसी का, लेकिन जजमेंटल में आप ये समझ लें कि वो फैसला आपके लिए फॉलो करना ज़रूरी है और उसमें आपकी कोई राय और ओपिनियन शामिल नहीं है। जो प्लानर्स हैं वो खुद ही डिसाइड करके वो अपने मतलब प्रोसीजर से गुजार कर उस कंटेंट को सिलेक्ट करके आपको दे देंगे। कॉन्सेंसुअल में ये है कि ओपिनियंस को अहमियत दी जाती है, यहाँ पर ओपिनियंस शामिल हैं और उन ओपिनियंस को सामने रखते हुए आप डिसाइड करते हैं आपने कौन से कंटेंट को पार्ट बनाना है। क्लियर है? हाँ जी, यहाँ इन 4 चीज़ों में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछिए मुझसे। मैम क्लियर है। आवाज़ नहीं आई मुझे। अच्छा, अगर आप लोगों को बोलने में कोई इश्यू है तो आप मैसेज पे टाइप कर दें प्लीज़। मुझे बता दें क्लियर है या क्या, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई है। मैंने क्या कहा है, क्लियर है या नहीं है? मैम क्लियर है। ओके, ओके, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट मैंने करिकुलम इवैल्यूएशन के 2 पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस कर लिए थे अभी ही जब मैंने स्टार्ट करवाया था लेक्चर, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, जो कि कहलाती है प्रोसेस ओरिएंटेड और प्रोडक्ट ओरिएंटेड इवैल्यूएशन, या प्रोसेस मॉडल कहते हैं करिकुलम का, या प्रोडक्ट मॉडल कहते हैं। फॉर्मेटिव प्रोसेस मॉडल को रिप्रेजेंट करता है और समेटिव प्रोडक्ट मॉडल को। ये 2 ही इवैल्यूएशन हैं जो करिकुलम का पार्ट है, कि जो एज़ अ होल भी हो सकती है और डिफरेंट यानी ओवर टाइम भी हो सकती है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये करिकुलम इवैल्यूएशन कहलाती हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ करिकुलम। हाँ जी, बताएँ, टाइप से स्टार्ट करवा दूँ? काफ़ी हैं ये टाइप्स, काफ़ी सारी हैं, कुछ ये भी हैं, कुछ उसके अलावा भी मैंने अलग से भी स्लाइड्स के एंड में दी हुई हैं, मैं वो भी डिस्कस करूँगी। तो मुझे ये बता दें कि आगे कंटिन्यू करवाऊँ? मैम करवा दें टाइप्स आप। जी, करवा दूँ? ओके, जी जी। ओके। हम टाइप्स स्टार्ट कर रहे हैं करिकुलम की, तो करिकुलम की टाइप्स जो हैं ये आपके सामने आपको नज़र आ रही होंगी कि ये हैं चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, टीचर सेंटर्ड करिकुलम, कोर करिकुलम, रिटन करिकुलम, हिडन करिकुलम, इंटीग्रेटेड करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, ब्रॉड फील्ड और होलिस्टिक करिकुलम, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम एंड नल करिकुलम। अच्छा, 1 सेकंड मुझे दें, मैं वीडियो स्टॉप करके ना नेक्स्ट लगा देती हूँ रिकॉर्डिंग पर, ताकि ज़्यादा लेंथी ना हो जाए।